नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों अपना चल रहा है ALP CBT 2। जी हाँ, ALP CBT 2 और मौके पे चौका सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है सभी का। आज का जो चैप्टर रहेगा वो सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर। तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के टॉप 75 क्वेश्चन अपन देख रहे हैं और टॉप 75 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर को बिल्कुल खात्मा अपन करेंगे और यहाँ पूरा व्याख्या सहित उसका निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपन एक एक करके पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ एक समकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि यहाँ पे आपको समकालिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सिंक्रोनस मोटर होती है तो सिंक्रोनस मोटर के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है गलत है, ये छांटना है। तो आइए थोड़ा सा अपन पहले बेसिक को समझते हैं कि यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर होती क्या है। तो अपन यह कहते हैं कि यहाँ पे अब देखिएगा आप कि यहाँ एक स्टेटर होता है और स्टेटर के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, तो अपन सीधा कहते हैं कि भैया इसके अंदर पोल होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? ये पोल होते हैं और जब ये पोल होते हैं तो इनके बीच में क्या डाली जाती है, यहाँ पे वाइंडिंग स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं? वाइंडिंग स्थापित करते हैं। और ये जो वाइंडिंग होती है ये 3 के गुणज में होती है, अर्थात 3 फेज वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे अपन याद दे दिए और यहाँ 3 फेज AC सप्लाई और वो भी यहाँ पे 415 वोल्टेज अपन AC सप्लाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे दोस्तों इसके अंदर घूमने वाला एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और ये जो गति करता है तो इसकी गति रहती है, उस गति को कहते हैं अपन NS, सिंक्रोनस गति कहते हैं। इसके बीच में आता है घूमने वाला भाग यानी कि रोटर। और वो जो रोटर होता है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये सैलिएंट प्रकार का रोटर होता है। तो यहाँ पे कौन से प्रकार का होगा, तो अपन कहते हैं यहाँ पे ये सैलिएंट प्रकार का एक रोटर यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये जो सैलिएंट प्रकार का रोटर होता है तो ये जो रोटर कैसा होगा, तो अपन यहाँ पे क्या डालते हैं, यहाँ वाइंडिंग अपन करते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन ने ये वाइंडिंग भी कर दी और ये जो वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग जो होगी इसको देंगे DC सप्लाई। कौन सी देंगे? तो यहाँ DC सप्लाई देते हैं और ये एक्साइटर के द्वारा देते हैं जो 110 वोल्टेज अपन क्या देंगे, यहाँ DC सप्लाई देते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि जैसे ये N है और ये S है, तो यहाँ पे ये जो मोटर होती है जैसे ही N ये ध्रुव होता है और यहाँ S ध्रुव होता है, जबकि मैं कहता हूँ कि यहाँ सपोज कीजिए N ध्रुव है, तो यहाँ आपस में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण ये आगे घूमता है, ये S है तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा। जैसे खींचता है लेकिन ऊपर हमारी AC जारी है, जैसे ही आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं तो अपन आ जाते हैं नीचे और नीचे आते ही ये N हो जाता है और ये S हो जाता है। तो भैया N हो जाते हैं तो फिर वापस प्रतिकर्षण है और यहाँ S बन जाता है तो फिर आकर्षण। तो ये जो आपका रोटर होता है ये आगे चलता है और फिर वापस यहाँ आ जाता है। तो ये मोटर जो होती है ये आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या नहीं होती, ये यहाँ पे अपन कहेंगे सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, यानी 3 फेज होते हुए भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, क्योंकि इसके बीच की जो ये गति होती है रोटर गति, इसको NR कहते हैं। अब मेरे दोस्तों यानी ऐसी मोटर होनी चाहिए जिसमें रोटर गति और सिंक्रोनस गति क्या हो, दोनों गति बराबर होती है, तो उसे तुल्यकालिक गति या समकालिक गति कहते हैं। जो हमारी अब देखो ये एक ऐसी मोटर होती है जिसके स्टेटर पे 3 फेज AC सप्लाई दी जाती है और इसके रोटर पर DC 110 वोल्टेज दी जाती है। यानी कि यहाँ AC और DC सप्लाई देकर के इसको चालू किया जाता है और यहाँ चुंबकीय लॉकिंग के कारण ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको यहाँ अपन कहते हैं कि भाई सेल्फ स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग? डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, अर्थात डैम्पर वाइंडिंग के साथ ये सेल्फ स्टार्ट होती है। इसकी मैं बात करता हूँ कि ये जो मोटर होती है इसकी जो रेटिंग होती है वो रेटिंग
kVAR के अंदर होती है। किस में होती है? kVAR में होती है। इसका अगर पावर फैक्टर अपन जानना चाहें तो भैया इसका पावर फैक्टर इकाई होता है। सामान्य कंडीशन में क्या होता है? इकाई। लेकिन ये ओवर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड पे भी काम करती है, इसलिए ये अग्रगामी और पश्चगामी पर भी कार्य करती है। तो तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करने वाली कौन सी मोटर है? तो अपन सीधा कहेंगे तीनों पावर फैक्टर पर काम करने वाली जो मोटर होती है वो आपकी कौन सी मोटर होगी? तो अपन कहेंगे वो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है। तो अब ध्यान से देखिएगा, और इस मोटर को जब शुरू में चालू किया जाता है तो मेरे दोस्तों शुरू में चालू करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो अपन कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क की बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? 0 होता है। और इसकी स्लिप की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों स्लिप भी कितनी होती है? 0 होती है। आइए अपन जानते हैं यहाँ पे अब क्या क्या कथन है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, बाकी सही है। और तो यह शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर की एक विस्तृत श्रृंखला के तहत संचालित होने में सक्षम है। ठीक है। यह स्वाभाविक रूप से स्वयं प्रारंभिक या सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। भाई ठीक बात है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। यह समकालिक गति से चलता है। समकालिक का मतलब एक नियत गति से चलता है, ये बात भी ठीक है। यह विविध गतियों पर चलता है। विविध गतियों का मतलब होता है असमान गति, कभी कम कभी ज़्यादा कभी ये। तो भाई ऐसे कहाँ चलता है? तो यहाँ अपन कहेंगे यही गलत है। बाकी यहाँ कहेंगे यह शक्ति गुणांक की एक विस्तृत श्रृंखला है, यानी इकाई पे भी काम करेगा, अग्रगामी पे भी काम करेगा, पश्चगामी पे भी काम करेगा। यह स्वाभाविक रूप से स्वयं प्रारंभिक सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो मैंने कहा कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। यह समकालिक यानी ये नियत गति पर कार्य करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होता है। दोस्तों ये मत समझना कि पहले प्रश्न में इतना टाइम लग गया, क्योंकि पहले प्रश्न में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ जी दोस्तों, सुबह 6 बजे से रामबाण निःशुल्क बैच स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप रामबाण क्लास देखिएगा, और डेली यहाँ पे एक एक चैप्टर होगा। देखो फर्स्ट जो वीडियो था आपका रामबाण जो आई थी आज क्लास, उसमें थोड़ी नॉइज़ की दिक्कत थी। अब आगे कंटिन्यू वो रहेगी, जो बिल्कुल ठीक कर दिया गया है उसको, अब आगे बिल्कुल सही आएगी। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है अब आपके, और ये अगला प्रश्न कौन सा है तो देखिएगा आगे अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, ओवर डीसी उत्तेजन पर सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? तो भैया ओवर डीसी उत्तेजन पर सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन कहते हैं सामान्य उत्तेजना पर एक होता है ओवर डीसी उत्तेजना पर, एक होता है अंडर डीसी उत्तेजना पर। तो भैया सामान्य उत्तेजना पे तो ध्यान रखना इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। और यहाँ पे जो ओवर एक्साइटेड है तो यहाँ पे अग्रगामी यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। जबकि यहाँ अंडर डीसी उत्तेजना पर यहाँ पे एक्साइटेड उत्तेजना क्या कहते हैं? एक्साइटेड कहते हैं। तो यहाँ पे पश्च पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो यहाँ पे सामान्य पूछे तो इकाई करना है, ओवर एक्साइटेड डीसी पूछे तो अग्रगामी करना है, और यहाँ पे अंडर पूछे तो अपन को पश्च से करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपके सिंक्रोनस मोटर के लिए होता है, जबकि अल्टरनेटर के लिए पूछते तो भैया सामान्य पे तो इकाई होगा, जबकि यहाँ ओवर पे क्या होगा? यहाँ पे पश्चगामी होता है, और यहाँ पे अंडर पे क्या होगा? अग्रगामी होता है। तो ये चीज़ें होती है। तो ओवर डीसी उत्तेजना पर यहाँ सीधा सा कहेंगे भैया ओवर पे तो क्या होगा? अग्रगामी पावर फैक्टर होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। और अगला प्रश्न क्या है कि अंडर डीसी उत्तेजना पर सिंक्रोनस, भाई अभी बताया ना कि अंडर डीसी उत्तेजना पर तो सीधा क्या हो जाएगा? अंडर पे तो पश्चगामी होता है, ओवर पे अग्रगामी होता है, और सामान्य उत्तेजना पर क्या होता है? यहाँ पे अपन सीधा कहेंगे कि इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्य डीसी उत्तेजना पर सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? अरे भाई सामान्य का पूछ रहा है तो सामान्य पे तो इकाई पावर फैक्टर होगा। तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे अपन? सी ऑप्शन
करते हैं। अगला आता है यहाँ पे कि पोनी मोटर किस मोटर के लिए प्रारंभिक विधि है। दोस्तों यहाँ पे हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है। कौन सी होती है? तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि सिंक्रोनस मोटर होती है। ये आपके सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए 3 विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहली विधि जो आती है वो अपन कहते हैं पोनी मोटर विधि, पोनी मोटर विधि। दूसरी विधि आती है डीसी मोटर विधि, और तीसरी जो विधि होती है वो होती है डैम्पर वाइंडिंग विधि। तो इन 3 विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसको सेल्फ स्टार्ट किया जाता है। इसमें जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, ये सिंक्रोनस मोटर होती है ये यहाँ पे, और ये जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसकी शाफ्ट को अपन पोनी मोटर होती है, ये आपकी AC सीरीज मोटर होती है यहाँ पे, और इसकी यहाँ कपलिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? कपलिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये जब इसकी जो गति होती है इसकी गति से थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होती है। जैसे ये 1000 RPM है तो इसकी लगभग कितनी होगी, तो अपन कहेंगे 1200 RPM होती है। अब यहाँ पे जैसे इसको घुमाया जाता है और इसकी जो चाल है वो सिंक्रोनस चाल तक नहीं आ जाती तब तक इसको चलाया जाता है। जैसे ही सिंक्रोनस गति पे कार्य करने लग जाती है उसके बाद यहाँ पोनी मोटर को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। यानी कि ये एक AC सीरीज मोटर होती है। वापस अपन यह कहते हैं कि DC मोटर, तो यहाँ पे पोनी की जगह DC सीरीज मोटर अपन प्रयोग करते हैं। एक होता है डैम्पर वाइंडिंग। मेरे दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है कि इसके अंदर ये जो आपके पोल होते हैं सैलिएंट पोल, इन सैलिएंट पोल पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ये पोल पर होल किए जाते हैं और इनमें तांबे की छड़ें प्रयोग करते हैं। जैसे तांबे की छड़ें प्रयोग करते हैं तो इसका जो रोटर होता है एक पिंजरा प्रेरण मोटर की तरह कार्य करता है, और इसको यहाँ पे ये डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो इसका जो रोटर बनता है दूर से देखने पर इस प्रकार से नज़र आता है। फिर ये तो इस प्रकार का नज़र आता है। तो ये स्टार्टिंग में प्रेरण मोटर की तरह कार्य करती है, और जैसे ही ये रोटेट हो जाती है तो बाद में सिंक्रोनस गति पे कार्य करती है। तो शुरू में प्रेरण मोटर की तरह कार्य करती है लेकिन ये सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे पोनी मोटर के द्वारा, DC मोटर के द्वारा और डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा करते हैं। तो पोनी मोटर किस मोटर के लिए प्रारंभिक विधि है, यानी स्टार्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो अपन कहते हैं भैया तुल्यकालिक जो मोटर होती है उसको अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेरण मोटर तो खुद सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, और इस 6 नंबर को अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक एक जो प्रश्न है वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर दोनों फील्ड एक ही चाल से घूमते हैं, इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें रोटर और स्टेटर दोनों फील्ड एक ही चाल से घूमते हैं। भाई यहाँ पे ये कहा गया है कि ये तो हमारे पोल है, ये तो पोल है। अरे ये पोल तो स्थिर रहेंगे, लेकिन यहाँ जो वाइंडिंग की जाती है, ये जो वाइंडिंग की जाती है ना, इस वाइंडिंग के अंदर अपन क्या देंगे, 3 फेज AC सप्लाई देते हैं। तो यहाँ जैसे 3 फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स होगा, और वो चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, गति करेगा। अरे तो चुंबकीय फ्लक्स में भी तो मेरे दोस्तों एक N ध्रुव होता है और एक S ध्रुव होता है। तो दोनों ध्रुव होंगे और वो दोनों ध्रुव क्या करेंगे, इसमें गति करेंगे। भाई एक तरफ N होता है तो दूसरी तरफ क्या होगा, S होगा, और इसके बीच के अंदर यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये आपका क्या है, रोटर होता है यहाँ पे, और ये रोटर क्या करेगा, ये भी तो गति करेगा। अरे तो ये भी N है, ये S है, तो मैंने मान लिया कि इसके अंदर ये चुंबकीय जो फ्लक्स है वो S वाला है, तो ये दोनों गति करेंगे। ये S है तो ये N है, ये दोनों गति, ये आकर्षण हो जाएंगे यहाँ, और ये इसके साथ में जैसे N है तो ये आकर्षण, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये N है, ये तो ये N है, ये S होगा, ये क्या होगा, तो SN होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, ये N है तो ये S होगा, तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ये N है तो ये S होगा, और ये N हो जाएगा। तो यहाँ आकर्षण, ये आकर्षण जब जगह, तो ये दोनों साथ साथ क्या है, दोनों साथ साथ यूँ चलेंगे, जोड़े से यूँ। जब दोनों साथ साथ जोड़े से चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये आकर्षण है तो ये दोनों की गति क्या होगी, बिल्कुल बराबर होती है। तो यहाँ अपन कहेंगे भैया NS बराबर क्या होता है, NR। अगर ये पोजीशन होती है तो मोटर कौन सी कहलाएगी, तो मोटर कहलाती है आपकी सिंक्रोनस। क्या कहलाती है, सिंक्रोनस। अगर
NS ज़्यादा है और NR क्या है, कम, तो मोटर बन जाती है आपकी कौन सी, प्रेरण मोटर। कौन सी बन जाती है, प्रेरण। और NR ज़्यादा है, NS कम है, तो ये बन जाता है अल्टरनेटर। क्या बन जाता है, अल्टरनेटर बनता है। तो यहाँ पे ये नियत गति से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे दोनों फील्ड एक ही चाल से घूमते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो भैया उसे अपन सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जब एक 4 पोल सिंक्रोनस अल्टरनेटर का शाफ्ट एक परिक्रमा पूरा करता है तब कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्री को पार करता है। तो भाई बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपके एसी मशीन है, डीसी मशीन है, ये अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस है, सब में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ अपन कहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिकल डिग्री है और ये पोलों की संख्या बटा 2 होता है, और यहाँ मैकेनिकल डिग्री होता है। जब मैकेनिकल डिग्री होता है तो ये 360 होता है, इनटू में पी बटा क्या होता है, 2 होता है। 2 से ये गया कितनी बार, 180 बार। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि पी इंटू कितना हो गया, 180। और पी कितना है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ हो गया 180। 18 चौक कितना होता है, 72 होता है। 18 चौक 72, यानी कि यहाँ अपन कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है ये कितना होता है, 720 होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2 पोलों पर इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री आपस में क्या होती है, तो आप बताना कि ये इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री 2 पोलों पर क्या होती है, बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है 50 हर्ट्ज वाली सिंक्रोनस मोटर 500 आरपीएम पर गति करती है। 500 आरपीएम पर गति करती है, तो रोटर पर सैलिएंट ध्रुवों की संख्या कितनी होती है। तो भैया यहाँ पोलों की संख्या आपसे पूछी गई है, यानी कि अपन को पता है F बराबर क्या होता है, PN अपॉन में 120 होता है। आपसे पोल पूछ रहा है तो कहाँ गति नीचे जाएगी, F इंटू क्या होता है, 120। F कितना है यहाँ पे, 50 है, इंटू 120 है, और N का मान कितना दिया गया है, 500। यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 से 5 गया, तो भैया P बराबर कितना आ गया, तो यहाँ सीधा सा कहेंगे P बराबर 12, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है ये, और अगला प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कैसे रोकी जाती है। तो भैया हंटिंग कैसे रोकी जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा हंटिंग कैसे रोकेंगे। भाई हंटिंग रोकने का क्या है, देखो पहले तो समझिए हंटिंग क्या है। अपन कहते हैं कि ये मोटर है और ये अंदर रोटर है, तो रोटर पर एकदम से लोड का मान बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, तो रोटर क्या करता है, कंपन करने लगता है, और ये कंपन करता है, उसी घटना को अपन क्या कहते हैं, हंटिंग दोष कहते हैं, या हंटिंग दोष कह दीजिए, हंटिंग दोष, या फिर इसे कहते हैं फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा धारा बढ़ी थी, एकदम से धारा के अंदर परिवर्तन जो आ रहा था, उसके लिए एक अलग से वाइंडिंग करते हैं, और वहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पोल होते हैं, रोटर के जो पोल होते हैं, वहाँ पे क्या की जाती है, डैम्पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे एक्सेलेटर्स का प्रयोग करके, डैम्पर का प्रयोग करके, एक्साइटेड का प्रयोग करके, ऑसिलेटर का, तो अपन क्या कहेंगे, डैम्पर का ही तो प्रयोग करते हैं, और डैम्पर के द्वारा अपन आसानी से इसको रोक दिया जाता है। तो डैम्पर वाइंडिंग कहाँ की जाती है, तो रोटर के पोलों पर की जाती है, शॉर्ट सर्किट होती है, मोटे तांबे तार की बनी होती है, इसको किसी भी प्रकार की विद्युत सप्लाई से प्रयोग नहीं करते हैं। और ध्यान रखना, जो डैम्पर वाइंडिंग होती है ये लेंज नियम, कहाँ पे, लेंज नियम पर कार्य करती है। अगला प्रश्न लीजिएगा 10 नंबर, और ये 10 नंबर देखो, और 10 नंबर है कि निम्न में से किस स्थिति में एक 3 कला तुल्यकालिक मशीन संधारित्र के रूप में काम करती है। तो भैया निम्न में से किस स्थिति में एक 3 कला तुल्यकालिक मशीन संधारित्र के रूप में काम करती है। तो निम्न में से किस स्थिति में एक 3 कला मोटर, तो यानी 3 फेज मोटर है और तुल्यकालिक मशीन संधारित्र के रूप में काम करती है। तो यहाँ इनमें से कोई भी
नहीं, क्रांतिक रूप से उत्तेजित है, कम उत्तेजित है और अत्यधिक उत्तेजित है। भाई यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये मशीन है जो संधारित्र के रूप में काम करती है। अरे भैया संधारित्र का पावर फैक्टर क्या होता है, तो अपन कहते हैं अग्रगामी। क्या होता है, अग्रगामी पावर फैक्टर होता है। तो हमारी मोटर कब अग्रगामी चलती है, तो अपन कहते हैं ओवर एक्साइटेड यानी अति उत्तेजन पर ये आपकी जो मोटर होती है वो अग्रगामी पावर फैक्टर पर काम करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंक्रोनस जो मोटर होती है ये कैपेसिटर के समान कब काम करेगी, तो अपन कहेंगे कि जब मोटर अग्रगामी पावर फैक्टर पर काम करेगी, चलेगी, तभी तो ये कैपेसिटर पर काम करेगी, यानी कि अग्रगामी पावर फैक्टर यानी ओवर एक्साइटेड। तो अपन कहेंगे भाई ओवर एक्साइटेड पर चलेगी तो अग्रगामी पे काम करेगी, अग्रगामी पे काम करेगी तो कैपेसिटर के समान काम करेगी, तो अपन कहेंगे अत्यधिक उत्तेजित होने पर यह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 11 नंबर। और जो 11 नंबर है वो कौन सा है, तो तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर बैक ईएमएफ के परिमाण किस पर निर्भर करता है। भाई यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में जो बैक ईएमएफ होता है तो बैक ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर कहेंगे कि केवल डीसी उत्तेजना पर, मोटर के भार पर, चाल और घूर्णक फ्लक्स दोनों पर, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो अपन कहेंगे भाई यहाँ पे जो परिमाण होता है बैक ईएमएफ, स्टेटर बैक ईएमएफ जो होता है वो मोटर के भार पर डिपेंड करता है। किस पर, मोटर के भार पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, तुल्यकालिक मोटर का गति नियमन सदैव होता है। तो भैया गति नियमन कैसा होगा, तो देखिए गति नियमन यानी स्पीड रेगुलेशन। तो स्पीड रेगुलेशन क्या होता है कि अपन कहेंगे नो लोड से पूर्ण लोड तक स्पीड में जो परिवर्तन आता है उसे गति नियमन कहते हैं। ठीक है, गति स्पीड रेगुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे गति नियमन जो सदैव होता है वो कैसा होगा, तो अपन कहते हैं कि चाहे पूर्ण लोड हो चाहे नो लोड हो, तो यहाँ पे वोल्टेज स्पीड के मान में तो कोई चेंजेज नहीं आता, क्योंकि इसकी तो रोटर NR और NS दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर होते हैं। और जब बराबर होते हैं तो वहाँ पे स्पीड रेगुलेशन कहाँ होगा, तो वहाँ तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ NS जो होता है स्पीड रेगुलेशन वो क्या होता है, 0 होता है यानी 0 होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ C ऑप्शन होता है। अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, और तुल्यकालिक मोटर को कैसे आरंभ किया जा सकता है। भाई क्या कारण है यानी किसके द्वारा अपन करेंगे, तुल्यकालिक मोटर को कैसे आरंभ किया जाता है। तो मैंने शुरू में 3 विधि बताई थी। पहली बताई थी यहाँ पे पोनी मोटर, दूसरी बताई थी डीसी, और तीसरी बताई थी अवमंदक यानी डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। तो यहाँ अवमंदक वाइंडिंग के द्वारा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ डीसी मोटर और पोनी मोटर के द्वारा, तो यहाँ उक्त में से कोई भी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। यानी तीनों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको सेल्फ स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि सिंक्रोनस जो मोटर होती है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है ये 14 नंबर देखिएगा, और 14 नंबर क्या है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग कहाँ लगी होती है। भाई थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था आपको कि यहाँ हमारा ये रोटर होता है इस प्रकार से, ये यहाँ पे इस प्रकार से रोटर होता है ये, और यहाँ पर ये होल किए जाते हैं ये, और इसमें तांबे की क्या डाल दी जाती है, छड़ें डाल दी जाती है, और फिर मोटा तांबा तार लेकर के इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। और ये शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। तो ये पूरा जाल सा बन जाता है। फ्रंट से देखते हैं तो भैया फ्रंट से देखने पर कैसा नज़र आएगा, तो फ्रंट से देखने पर इस प्रकार से नज़र आएगा, ये इस प्रकार से नज़र आएगा। तो बेलनाकार रोटर की तरह होता है। तो इसी कारण से ये मोटर क्या है, शुरू में प्रारंभ में पिंजरा प्रेरण मोटर के समान कार्य करती है। तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग होती है, डैम्पर जो वाइंडिंग होती है, इसको किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं देते। और ये किस नियम पर काम करती है, तो ये लेंज नियम पर काम करती है। तो कहाँ जोड़ा गया है तुल्यकालिक मोटर को, अवमंदक वाइंडिंग कहाँ लगी होती है, तो ध्यान रखना डैम्पर वाइंडिंग को ही अपन क्या कहते हैं, अवमंदक वाइंडिंग, इसे ही कहते हैं
एमोर्टिसायर वाइंडिंग या स्पीच वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है और ये घूर्णक यानी कि रोटर पर लगी होती है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, तुल्यकालिक मोटर की चाल कैसे बदली जा सकती है। भैया तुल्यकालिक जो मोटर की जो चाल होती है ना, वो कैसे बदली जा सकती है, ओनली फॉर एक ही कारण है, यहाँ पे आवृत्ति को बदल करके और इसकी चाल बदली जा सकती है। तो और कोई कारण नहीं है, केवल आवृत्ति को बदल कर ही अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जो घूर्णन गति है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है 16 नंबर, और 16 नंबर क्या है कि तुल्यकालिक मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का इस्तेमाल साधारणतः किस लिए किया जाता है। भाई अवमंदक अभी वाइंडिंग पढ़ी थी अपन ने, तो अवमंदक वाइंडिंग क्या है, तो यहाँ पे अवमंदक जो वाइंडिंग होती है, अवमंदक वाइंडिंग एक तो आपसे पूछे कौन से तार की, तो मोटे तार की, और मोटे तार की भी कौन सी, तो शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग होती है। शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं, तो अपन कहेंगे रोटर के पोल पर, रोटर के पोल पर प्रयोग करते हैं। और इसको सप्लाई बिल्कुल भी नहीं देते। किस पर काम करती है, तो अपन कहेंगे लेंज नियम पर काम करती है। केवल प्रारंभिक बलागुण प्रदान करती है करने के लिए, हंटिंग रोकने और प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए, भंवरधाराएं हानि, ध्वनि स्तर। तो ध्वनि स्तर ये तो होगा नहीं। अब भैया हंटिंग दोष को रोकती है और मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने में भी तो काम करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि सिंक्रोनस मोटर में दोलन को इसके द्वारा अवमंदित किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक सिंक्रोनस मोटर में दोलन का मतलब डैम्पिंग को किसके द्वारा अवमंदित किया जाता है, यानी कि यहाँ अपन कह रहे हैं कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर लोड का मान एकदम से बढ़ाने या एकदम से घटाने पर यहाँ पे क्या हो गया, डैम्पिंग दोष हो गया, और डैम्पिंग यानी दोलन दोष हो गया, फेज स्विंगिंग दोष। और फेज स्विंगिंग दोष जो हो जाता है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है दोलन को किसके द्वारा अवमंदित किया जाता है। तो भैया नियत संदीपन कायम रखकर, रोटर पोल के फलक पर अवमंदक छड़े लगाकर, लीडिंग ऊर्जा गुणक पर मोटर चलाकर, और दोलन को अवमंदित नहीं किया जा सकता। भाई यहाँ पे डैम्पिंग जो दोष हो रहा है, डैम्पर वाइंडिंग जो अपन यूज करते हैं यहाँ पे, तो कैसे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे समझिएगा। यहाँ अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे ये है, तो रोटर के ये पोल है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तांबे की क्या लगाई जाती है, तो यहाँ पे अवमंदक वाइंडिंग लगाई जाती है। तो फलक का मतलब क्या है, पोल, यानी रोटर के पोल है, ये ऊपरी सतह, इसको फलक बोलते हैं। तो यहाँ पे लगा करके और यहाँ पे अवमंदक को क्या किया जाता है, दोलन जो होता है, डैम्पर जो होता है, डैम्पिंग जो दोष होता है, उस डैम्पिंग दोष को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, और ये 18 नंबर देखिएगा क्या है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं 18 नंबर में अत्यधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो भैया अत्यधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अत्यधिक उत्तेजित जो होता है तो ओवर एक्साइटेड होगा, क्योंकि अत्यधिक जो होगा तो अपन कहेंगे ओवर एक्साइटेड, और ओवर एक्साइटेड पर क्या होता है, अग्रगामी पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा शक्ति गुणांक होता है, यानी पावर फैक्टर होता है, पावर जो फैक्टर होता है, उस पावर फैक्टर को सुधारने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए इसको ओवर एक्साइटेड पर चलाया जाता है। और जब ओवर एक्साइटेड पर चलती है तो ये किसके समान काम करती है, तो अपन कहेंगे कैपेसिटर के समान काम करती है, समान कार्य करती है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न है 19 नंबर, और 19 नंबर क्या है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कम उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर खालिस्तान लेती है। तो भैया कम उत्तेजित होती है तो सीधी बात है कम उत्तेजित यानी अंडर, तो यहाँ पे कहेंगे अंडर
उत्तेजित और अंडर उत्तेजित होती है तो ये पश्चगामी, क्या पश्चगामी पर काम करती है, और पश्चगामी पर काम करती है तो धारा क्या होगी, पीछे होगी। इसमें धारा क्या होगी, धारा पीछे होती है तो धारा क्या होगी, लैगिंग धारा होती है। अग्रगामी में होती तो धारा आगे होती, पश्चगामी में है इसलिए धारा क्या होगी, पीछे होती है। अगला प्रश्न होता है यहाँ पे 20 नंबर, और 20 नंबर क्या है, तो कोई सिंक्रोनस मोटर फ्लोटिंग कहलाती है जब यह प्रचालित होती है। तो यहाँ अपन कह रहे हैं कि निर्भार तथा बिना हानि के परिवर्तित भार पर और पल्सेटिंग लोड पर उच्च भार तथा परिवर्तित प्रदाय वोल्टता पर। दोस्तों जब सिंक्रोनस जो मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है वो एक तो नो लोड पर चले, किस पर चले, यहाँ पर नो लोड पर चले और उसमें हानि भी क्या हो, जीरो। जब नो लोड और बिना हानि के जब चलती है तो वो मोटर क्या कहलाती है, फ्लोटिंग कहलाती है। तो अपन राइट ऑप्शन क्या कर देंगे, यहाँ ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है तो वो देखिएगा। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सिंक्रोनस मोटर में किस तरह के टॉर्क को ब्रेक अवे टॉर्क भी कहा जाता है। तो भाई यहाँ पे अपन कहते हैं कि ब्रेक अवे टॉर्क, देखो यहाँ पे कई सारे टॉर्क लगते हैं, तो यहाँ जो ब्रेक अवे टॉर्क होता है, ब्रेक अवे टॉर्क, इसको स्टार्टिंग टॉर्क भी कहते हैं, ब्रेक अवे टॉर्क, ब्रेक अवे टॉर्क। अब समझो ध्यान से, यहाँ अपन कहते हैं जब मोटर स्टार्ट होती है तो स्टार्ट करते समय या स्टार्टिंग में जो अधिकतम टॉर्क लगता है उसे स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। रनिंग टॉर्क क्या होता है, जब मोटर रनिंग अवस्था में रहती है तो उस समय जो लगता है ये पुल इन टॉर्क। कौन सा होता है, पुल इन टॉर्क क्या होता है कि जब मोटर हमारी शुरू में इस सिंक्रोनस गति में नहीं आती शुरू में, तो शुरू में क्या होता है जब प्रेरण अवस्था में होती है, ये प्रेरण अवस्था, तो प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था तक, तो प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में लाने के लिए जो टॉर्क प्रयोग किया जाता है उसे पुल इन टॉर्क अपन कहते हैं। और पुल आउट टॉर्क क्या होता है, तो भैया पुल आउट टॉर्क होता है कि वह टॉर्क जो मोटर को सिंक्रोनस गति में बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि ये काम क्या करेगा, तो यहाँ अपन कहेंगे कि भैया ये सिंक्रोनस गति में बनाए रखने का काम करता है ये। और पुल आउट टॉर्क, तो यहाँ सिंक्रोनस यानी प्रेरण अवस्था से सिंक्रोनस अवस्था में लाने का काम कौन करता है, पुल इन टॉर्क करता है। रनिंग टॉर्क जैसे प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है तो वो रनिंग अवस्था में आ जाता है, और स्टार्टिंग के समय जो अधिकतम टॉर्क लगाता है वो, तो स्टार्टिंग टॉर्क को ही ब्रेक अवे टॉर्क के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ये होता है। यहाँ पे एक होता है मंदक टॉर्क, क्या मंदक टॉर्क, और होता है जो मोटर को सिंक्रोनस अवस्था से बाहर कर देता है उसे मंदक टॉर्क के नाम से जाना जाता है। अगला आता है, और अगला प्रश्न 22 नंबर को देखिएगा, और ये 22 नंबर प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर खालिस्तान कार्य करती है। तो भैया तुल्यकालिक जो मोटर होती है वो पश्च, अग्र या एकक शक्ति गुणांक में से किसी पर भी, सदैव केवल अग्रगामी शक्ति गुणक पर, सदैव केवल पश्च पर, और केवल एकक पर। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तुल्यकालिक मोटर है और वो कार्य करती है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सामान्य, तो भैया सामान्यतः तो इकाई पर काम करती है। किस पर काम करती है, इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। लेकिन जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर जो होती है, ये सिंक्रोनस मोटर इकाई, पश्च और अग्रगामी यानी कि तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। अगर ये नहीं देता ऑप्शन में, केवल ये आता सदैव अग्रगामी, सदैव पश्च और फिर केवल इकाई आता, तो फिर अपन क्या करते, इकाई पावर फैक्टर यानी एकक या यूनिटी या यूनिट पावर फैक्टर अपन करते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ अगला प्रश्न आता है, और ये अगला प्रश्न आ चुका है कि तुल्यकालिक मोटर का उपयोग। तो भैया तुल्यकालिक मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो तुल्यकालिक जो मोटर होती है यानी कि सिंक्रोनस, कौन सी मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो पहला अपन कहेंगे कि इसका उपयोग पावर
पावर फैक्टर सुधारने में करते हैं। दूसरा, जैसे कि विद्युत घड़ी होती है, तो विद्युत घड़ी के अंदर भी अपन किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तीसरा अपन प्रयोग करते हैं कि जो MG सेट होते हैं, MG सेट, तो MG सेट के अंदर भी अपन तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग करते हैं। तो निम्न शुरुआती टॉर्क पाना, पावर फैक्टर सुधारने, उपरोक्त यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बी ऑप्शन राइट करेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर सुधारने में किया जाता है, घटाने में थोड़ी करेंगे यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ करते हैं कि पावर फैक्टर सुधारने में विद्युत घड़ी में और MG सेट होती है, तो यहाँ पे अपन प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा 24 नंबर, और 24 नंबर क्या है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे एक ओवर एक्साइटिक सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान की तरह कार्य करती है। तो यहाँ कहते हैं ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। तो बार बार मैंने कहा है कि भाई अति उत्तेजन, और जब अति उत्तेजन है यानी कि ओवर एक्साइटेड होता है, तो उस समय क्या होता है, जब पावर फैक्टर होता है वो आपके अग्रगामी होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, अग्रगामी होता है, और जब अग्रगामी होता है तो उस समय ये मोटर आपके कैपेसिटर यानी कि संधारित्र की तरह काम करती है, यानी कि कैपेसिटर तुल्यकालिक मोटर बन जाती है, और तुल्यकालिक जो मोटर होती है यानी संधारित्र तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। कब, ओवर एक्साइटेड पर। तो यहाँ पे अपन कहेंगे संधारित्र यानी ओवर एक्साइटेड पर काम करती है, तो संधारित्र की तरह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है कि समकालिक मोटर विकसित होने पर यांत्रिक शक्ति किस पर निर्भर होती है। तो भाई समकालिक मोटर है यानी कि सिंक्रोनस मोटर, और मोटर में विकसित होने वाली यांत्रिक शक्ति किस पर निर्भर होती है, उत्तेजना और भार पर। स्टेटर की उत्तेजना पर, मोटर का भार पर। उत्तेजना और भार में कोई संबंध नहीं, ये तो गलत है। तो यहाँ पे मोटर का भार हो गया, स्टेटर की उत्तेजना, यहाँ उत्तेजना और भार दोनों पर किस पर डिपेंड होंगी, तो यानी विकसित होने वाली यांत्रिक जो शक्ति है उत्तेजना और भार पर अपन डिपेंड होती है। अगला, तो यहाँ अगला क्या है कि बिना उत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर कौन सी होती है। भाई बिना उत्तेजित, क्या, बिना उत्तेजित यानी बिना एक्साइटेड के एकल कला तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर होती है वो, यानी कि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है वो। तो मेरे दोस्तों ये 3 प्रकार की होती है। तो यानी यहाँ अपन कहें कि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो है ये सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, इसके अंदर ब्रश प्लस कम्यूटेटर नहीं होता है, यानी ये लेस होती है ये चीज़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं कि इनकी जो गति होती है वो गति भी क्या होती है, नियत यानी कि सिंक्रोनस गति पे काम करती है, सिंक्रोनस गति पर काम करती है। अगर मैं प्रकार की बात करता हूँ, प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहली होती है स्टेपर मोटर, दूसरी होती है स्ट्रेसिस, और एक होती है प्रतिष्ठंभ यानी कि रिलक्टेंस मोटर होती है। तो 3 मोटर होती है जो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। ब्रश और कम्यूटेटर इसमें नहीं होता है, और जो गति होती है वो गति बिल्कुल क्या होती है, नियत होती है, यानी सिंक्रोनस गति होती है। और ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर कौन सी होती है, तो ये होती है स्टेपर मोटर। को ध्यान रखना, यहाँ पे पॉलीफेज मोटर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पॉलीफेज मोटर होती है। तो यहाँ पे स्ट्रेसिस होती है, प्रतिष्ठंभ होती है। प्रतिष्ठंभ तथा स्ट्रेस दोनों प्रकार की होती है, तो राइट ऑप्शन क्या कर देंगे यहाँ, सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, और यहाँ 27 नंबर प्रश्न क्या है कि तुल्यकालिक मोटर का निर्माण खालिस्तान के समान होता है। तुल्यकालिक मोटर का निर्माण खालिस्तान के समान होता है। तुल्यकालिक मोटर का निर्माण, तुल्यकालिक जो मोटर होती है यानी सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, ये किसके समान होती है, तो अपन कहते हैं
अल्टरनेटर को ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं, प्रत्यावर्तक कहते हैं या इसी को प्रेरण जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यावर्तक होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, एक समकालिक मशीन में द्रोहों की संख्या P है। ठीक है, विद्युतीय कोण संवेग WE है और यांत्रिक कोण संवेग WM के बीच में क्या संबंध दर्शाता है। तो ये यांत्रिक कोण आ गया और विद्युतीय कोण में क्या संबंध होता है, इसको अपन ने पढ़ चुका और यहाँ पे अपन ने न्यूमेरिकल किया है। यहाँ आपसे कह रहा है कि ये इस तरह, तो W यहाँ इसको डिग्री को चाहे आप क्या लिख दो, यहाँ W लिख सकते हो, तो यहाँ P/2 इंटू में ये M होता है। अब ये चीज़ आप आराम से छांट सकते हो। WE बराबर, ये तो गलत है, WPM ये भी गलत है, और WE बराबर यहाँ पे P/2 इंटू में ये M होता है। तो राइट ऑप्शन है, इसको आप आराम से WE लिख दो बराबर P/2 WE लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन, और भैया अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा, डैम्पर वाइंडिंग और पोनी ब्रेक खालिस्तान शुरू करने के लिए होता है। अरे भाई, तीन अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि एक तो पोनी मोटर, एक DC मोटर और एक डैम्पर। तो ये तीनों ही जो होती है सिंक्रोनस मोटर को क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट यानी चालू करने की विधि होती है, यानी चालू करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो कौन सी मोटर के लिए होगी, तो यहाँ सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर, और 30 नंबर है कि एक तुल्यकालिक मशीन का प्रतिशत विसर्पण का मतलब होता है स्लिप। क्या होता है, स्लिप। अरे तेरी स्लिप, तो स्लिप क्या है, तो अपन कहते हैं NS-NR बराबर क्या होता है, यहाँ स्लिप होती है। अब ये दोनों तो क्या होती है, बराबर होती है। जब बराबर में से बराबर जाएगा तो स्लिप बराबर कितनी बचेगी, यहाँ पे 0 होती है। तो राइट ऑप्शन क्या ठोक देंगे अपन, यहाँ पे B ऑप्शन होता है। भाई यहाँ पे हमारी जो सिंक्रोनस गति और रोटर गति बिल्कुल क्या होती है, दोनों बराबर होती है। और मान लिया कि 1000 ये है तो 1000 ये है, 1000 में से 1000 जाएगा, 0 बचेगा। इसलिए यहाँ पे आपका टॉर्क और जो स्लिप होती है वो बिल्कुल क्या होते हैं, 0 होता है। अगला देखिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा द्वि उत्तेजित चुंबकीय प्रणाली होती है। भाई यहाँ पे अपन ये कह रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको। ये स्टेटर होता है, और जब ये स्टेटर होता है, ये स्टेटर होता है, तो यहाँ पे ये वाइंडिंग हो गई, और इस वाइंडिंग को अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं। और जब 3 फेज AC सप्लाई देते हैं तो ये बोलो उत्तेजित हुई, वाइंडिंग नहीं हुई, तो ये तो उत्तेजित हो गई। फिर अंदर रोटर होता है, और यहाँ पे जो रोटर होता है हमारा इस प्रकार से, तो यहाँ पे और यहाँ पे अपन सप्लाई देते हैं, और यहाँ सप्लाई दी DC, तो ये भी उत्तेजित हो गया। एक उत्तेजित ये हो गया और एक उत्तेजित ये हो गया, ये DC द्वारा हो गया और ये AC द्वारा हो गया। तो बोलो कितने उत्तेजित हो गए, तो डबल एक्साइटेड होगा कि नहीं हुआ, द्वि उत्तेजित हो गया, डबल एक्साइटेड। तो कौन सी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है। तो यही तो कह रहा है कि द्वि उत्तेजित यानी कि डबल एक्साइटेड। तो डबल एक्साइटेड कौन सी मोटर है, तो अपन कहते हैं वो तुल्यांक की मोटर होती है, जिसे सिंक्रोनस मोटर के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंक्रोनस मोटर होती है, जिसे तुल्यांक की मोटर भी कहते हैं, जिसे समकालिक मोटर भी कहते हैं। यहाँ पे जो आपकी तुल्यांक की मोटर होती है, इसी को सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, इसी को समकालिक मोटर कहते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, डबल एक्साइटेड कहते हैं, या इसी को दोहरा उत्तेजन मोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे ये, और अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि तुल्यकालिक मोटर का निरंतर गति के अतिरिक्त क्या लाभ होता है।
भाई तुल्यकालिक मोटर का निरंतर गति के अतिरिक्त क्या लाभ है? उच्च पावर फैक्टर, कम पावर फैक्टर, बेहतर दक्षता और कम लागत होती है। भाई यहाँ पे अपन कहते हैं पावर फैक्टर को तो ये वो करती है, तो इसकी दक्षता भी क्या होती है? एक तो बेहतर होती है, दक्षता बेहतर होती है, अतिरिक्त लाभ। उच्च पावर फैक्टर यानी ओवर एक्साइटेड पर चलेगी तो पावर फैक्टर सुधारती है, लेकिन अंडर पे चलेगी तो फिर कम पे काम करेगी, तो यहाँ इसकी बेहतर दक्षता होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है सबसे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ सिंक्रोनस मोटर का रेटिंग क्या होता है? रेटिंग बोले तो यहाँ पे क्षमता, तो क्षमता किस में होती है? केवीए। भैया ये केवीए किस में होती है? तो अपन कहते हैं ये तो ट्रांसफार्मर में होती है, या फिर किस में होती है? तो यहाँ अल्टरनेटर के अंदर होती है। यहाँ एचपी की बात करते हैं तो ये मोटर के अंदर होती है, किस में होती है? मोटर। और ये बात करते हैं तो ये किस में होती है? तो अपन कहते हैं कि डीसी जनरेटर के अंदर होती है। और जो केवीएआर होती है ये आपकी सिंक्रोनस, किस में? सिंक्रोनस के अंदर होती है। इसके अलावा प्रतिघाती शक्ति जो होती है उसमें भी अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे केवीएआर यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, आर का मतलब क्या है? यहाँ पे रिएक्टिव होता है, कई बार गलत कर देते हैं इसको, रिएक्टिव होता है ना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी होता है। अगला लीजिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न छापिएगा यहाँ पे कि तुल्यकालिक जनितर सोर्स है। तुल्यकालिक जनितर सोर्स है यानी रियल पावर का, रिएक्टिव पावर का, अपरंट पावर का और रियल और रिएक्टिव दोनों पावर का। तो भैया तुल्यकालिक जो जनित्र होता है, सिंक्रोनस जो होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि किसका सोर्स है? तो अपन ने कहा कि रिएक्टिव पावर जो होती है यानी कि केवीएआर, तो ये रिएक्टिव पावर का ही तो होगा, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक तुल्यकालिक मोटर में परिवर्तन यानी प्रारंभ बल आघूर्ण से चालन बल आघूर्ण का अनुपात क्या होता है? तो भाई यहाँ पे आपसे कह रहा है कि प्रारंभ बल आघूर्ण और चालन बल आघूर्ण, क्योंकि इसमें शुरू का और एंड का दोनों की गति क्या होती है? बराबर, और उसका अनुपात क्या है भाई? NS बटा NR, तो बराबर क्या होगा? 1, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 1। अगला है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्जा घटक का मतलब होता है यहाँ पे पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों में, सब स्टेशन में बस बार के लिए समांतर में उपयोग की जाती है? तो आपको पता है कि बस बार को सुधारने के लिए यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए सबसे बेस्ट जो मोटर होती है वो कौन सी होती है आपकी? तो यहाँ सिंक्रोनस मोटर अपन प्रयोग करते हैं। अगला लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन है, और 37 नंबर जो प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और अपन ये देख रहे हैं 37 नंबर प्रश्न कि सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान पावर फैक्टर, ये पावर कारक का मतलब क्या है? पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। तो भैया सिंक्रोनस मोटर जो होती है, पूरा लिख दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर होती है ये सामान्य कंडीशन में, सामान्य तो इकाई पर काम करती है। किस पर? इकाई पे। अगर आपसे बात करें तो ओवरलोड पर ये अग्रगामी पर काम करती है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं ओवरलोड, यहाँ पे ये अंडर पे काम करती है, अंडर एक्साइटेड पर, तो ये पश्चगामी पर काम करती है। तो अपन कहेंगे कि हमारी इकाई पे भी काम करती है, अग्र पावर फैक्टर पे भी काम करती है और पश्चगामी पावर फैक्टर पे भी कार्य करती है। तो केवल लीडिंग पे, केवल लेगिंग पे, केवल यूनिटी, लीडिंग, लेगिंग, यूनिटी तीनों पे कार्य करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी पे होता है। जबकि सिंक्रोनस मोटर की रेटिंग पूछ ले तो भैया KVAR होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क पूछ ले तो स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। इसकी स्लिप पूछ ले, क्या पूछ ले? स्लिप पूछ ले तो स्लिप क्या होती है? 0 होती है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ये लीजिए, और अगला प्रश्न है कि एक तुल्यकालिक मोटर खालिस्तान होती है। तो भाई एक तुल्यकालिक मोटर क्या होती है? यूनिवर्सल मोटर होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होने वाली मोटर होती है,
सेल्फ स्टार्ट होने वाली होती है और अतुल्यकालिक होती है। तो भाई यहाँ पे कहते हैं कि तुल्यकालिक जो होती है सिंक्रोनस मोटर होती है और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होने वाली मोटर होती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अब इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यानी कि चालू करने के लिए शुरू में क्या, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि शुरू में किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो अपन कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और यांत्रिक ऊर्जा के लिए कितनी विधि प्रयोग करते हैं, तो यहाँ 3 विधि प्रयोग करते हैं। एक होती है आपकी पोनी मोटर, एक होती है डीसी मोटर और एक होता है डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग, ये 3 के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको चालू किया जाता है। अगला प्रश्न आता है ये, और अगला ये क्या आता है 39 नंबर, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर में मोटर की एसी पावर का मान क्या है। तो भाई तुल्यकालिक मोटर 3 फेज है, ये 3 फेज है और 3 फेज में P बराबर क्या होता है √3 VL IL cos थीटा होता है। यहाँ पे ये होता है, अगर ये लाइन में है तो ठीक है, तो लाइन में ही होता है सारा। तो यहाँ पे अपन कहते हैं √3 VI cos थीटा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सीधा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अपन कहते हैं तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकालिक गति से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके मध्य अंतर्गत इंटरलॉकिंग होती है। तो भैया किसके मध्य इंटरलॉकिंग होती है, तो मैंने पहले ही शुरू में ही बता दिया था कि ये पोल होता है, 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 ये पोल होता है यहाँ पे। और ये जैसे अपन ने कहा कि ये S है N है, S है N है, S है N है, S है N है, इस प्रकार से। और यहाँ पे इस प्रकार से ये होता है, ये तो ये होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये जो N है, और यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि ये N है, यहाँ मैंने कहा कि ये N है, यहाँ मैंने कहा कि ये S है, तो ये N है। चलो यहाँ पे इसका लॉकिंग हो जाता है, इसका लॉकिंग हो जाता है, इसका लॉकिंग हो जाता है, इसका लॉकिंग हो जाता है। जैसे ये लॉक बनता है तो ये लॉक होकर के चलते हैं, तो रोटर और स्टेटर दोनों के होते हैं तो स्टेटर और रोटर फील्ड दोनों के होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ए ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा, एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से खालिस्तान होती है। नियत चाल, बिल्कुल सही बात है, नियत चाल होती है। अग्रणी शक्ति गुणांक होता है, एकक शक्ति गुणांक, विलंब शक्ति गुणांक, भैया तीनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन कहेंगे यह नियत चाल होती है, यानी सिंक्रोनस होती है, जबकि तीनों पावर फैक्टर पे कार्य करती है। यहाँ पे अपन बात करते हैं अगला 42 नंबर प्रश्न, और इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति यानी सिंक्रोनस गति और वास्तविक गति के बीच में अंतर को क्या क्या कहा जाता है, स्लिप तो कहते हैं। भाई स्लिप क्या है, स्लिप बराबर NS, ये तो हो गई सिंक्रोनस गति और ये हो गई वास्तविक गति, दोनों के अंतर को क्या कहते हैं अपन, स्लिप कहते हैं। और इसको प्रतिशत में निकालते हैं तो NS माइनस NR अपॉन में NS इंटू में क्या हो जाता है, शो करते हैं। राइट ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं, अगर अपन स्लिप की बात करते हैं, स्लिप की बात करते हैं तो स्लिप एक जैसे कि धनात्मक और धनात्मक किस में होती है, तो अपन कहते हैं प्रेरण मोटर में होती है। यहाँ पे बात करते हैं शून्य, और यहाँ जो शून्य होती है ये किस में होती है, इस सिंक्रोनस मोटर में होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक होती है ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक किस में होती है, तो अपन कहते हैं अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर के अंदर होती ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये अगर प्रेरण मोटर की सामान्य गति सामान्य स्लिप कितनी होती है, 3 से 5 होती है, इसकी कितनी हो जाती है, 0 होती है, और इसके ऋणात्मक में होती है। तो यहाँ पे और प्रारंभिक अवस्था में इसकी क्या होती है, इकाई होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, प्रारंभ में कितनी होती है, तो इकाई होती है। तो ये स्लिप होती है, स्लिप आपकी धनात्मक होती है, 0 होती है, ऋणात्मक होती है। धनात्मक किस में मिलेगी, प्रेरण मोटर में। ऋणात्मक कहाँ मिलेगी, अल्टरनेटर में होती है। 0 कहाँ मिलेगी, सिंक्रोनस मोटर में होती है। अगला क्वेश्चन, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 43 नंबर, कि 6 ध्रुव यानी पोल वाली तथा 50 हर्ट्ज पर चलने वाली मोटर की तुल्यकालिक सिंक्रोनस गति कितनी होती है। तो भैया गति पूछ रहा है, तो F बराबर क्या होता है,
Pn 120 होता है। तो यहाँ पे अपन उससे क्या निकलवा रहा है, वो सिंक्रोनस गति यानी n निकलवा रहा है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू 120 बटा में p होता है। f कितना है, तो भैया f आपसे पूछ रहा है, तो f कितना है, तो f होता है 50 हर्ट्ज। 120 अपॉन में p, तो p कितना है 6, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये जी। तो यहाँ पे RPM राइट ऑप्शन क्या है 1000। तो अगला यानी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये 44 नंबर क्या है। और 44 नंबर को देखिएगा, स्टेटर की संरचना कैसी होती है। तो भैया स्टेटर कैसा होता है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर स्लॉट कटे होते हैं, तो ये इस प्रकार से होता है, यानी वर्गाकार होता है क्या, आयताकार होता है क्या, वलयाकार होता है क्या, त्रिभुजाकार, पॉसिबल नहीं है ये। तो राइट ऑप्शन क्या होता है ये, और इसी को ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, वृत्ताकार ऑप्शन देगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्टेटर किसका बना होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों का बना होता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, और अगला जो प्रश्न है वो है 45 नंबर। कितना है, 45 नंबर। और यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग खालिस्तान द्वारा उत्तेजित की जाती है। भैया यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं ये, तो यहाँ पे एक स्टेटर होता है और यहाँ पोल होते हैं, और ये जो पोल होते हैं तो यहाँ बोलो वाइंडिंग होती है। और ये कितने वाइंडिंग होती है, तो अपन कहते हैं ये 3 फेज वाइंडिंग होती है, 3 फेज। तो यहाँ पे और 3 फेज होती है तो 120 डिग्री पे अंतर जोड़ स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे 3 फेज AC सप्लाई होती है जो कि 415 वोल्टेज अपन देते हैं। तो 415 वोल्टेज यहाँ अपन देते हैं, तो ये तो AC उत्तेजित होगी। और इसके बीच में यहाँ पे बात करते हैं ये तो ये, और यहाँ पे अपन जो सप्लाई देते हैं वो कौन सी होती है, DC। तो रोटर को DC दे करके उत्तेजित किया जाता है, जबकि स्टेटर को AC दे करके उत्तेजित किया जाता है। तो यहाँ भी उत्तेजन, यहाँ भी उत्तेजन, तो इसलिए इसको दोहरा उत्तेजन मोटर कहते हैं, डबल एक्साइटेड मोटर कहते हैं। ध्यान रखना DC कितनी देते हैं, 110 वोल्टेज देते हैं, जबकि यहाँ पे 3 फेज 415 वोल्टेज अपन सप्लाई देते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, रोटर वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए अपन DC सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई जी नहीं, स्टेटर धारा नहीं। तो उत्तेजक से प्राप्त DC सप्लाई देते हैं, और वो होती है यहाँ पे C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होता है। बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे जो उत्तेजक होता है, ये उत्तेजक कौन है, तो अपन कहेंगे ये शंट जनरेटर होता है। तो शंट जनरेटर होता है जो 110 वोल्टेज से लेकर के 250 वोल्टेज तक क्या पैदा करता है, DC पैदा करता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, अगला प्रश्न आ चुका है ये, और अगला प्रश्न आ चुका है, किसी तुल्यकालिक मोटर के DC उत्तेजन में परिवर्तन किसमें परिवर्तन लाता है। तो किसी तुल्यकालिक मोटर के DC उत्तेजन में परिवर्तन किसमें परिवर्तन लाता है, मोटर की चाल में, शक्ति गुणांक में, और आर्मेचर में, और B व C दोनों में। B और C, शक्ति गुणांक, आर्मेचर धारा, B व C दोनों में लाता है। भाई तुल्यकालिक जैसे है कि अपन कहते हैं ओवर एक्साइटेड पर काम कर रही है, तो ओवर एक्साइटेड पे काम कर रही है तो अपन कहते हैं कि अग्रगामी पावर फैक्टर पे, लीडिंग उत्तेजना पर काम, अंडर उत्तेजना पे काम करती है, यानी पस से। तो यहाँ पे अपन कहते हैं पस से पावर फैक्टर, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। अगर ये सामान्य उत्तेजना पर काम करती है, यानी प्लेन या समान करती है, तो यहाँ पे इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि तुल्यकालिक DC उत्तेजना होती है, तो यहाँ शक्ति गुणांक होता है। और आर्मेचर धारा, तो भैया दोनों ही राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे D ऑप्शन होता है। अगला लीजिएगा, और अगला आता है यहाँ पे कि एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 240 वोल्ट प्रदाय पर जुड़ी एकल कला मोटर की तुल्यकालिक चाल होती है। तो चाल निकलवा रहा है, F बराबर क्या होता है, Pn अपॉन में 120। आपसे n पूछ रहा है तो F इंटू क्या कर दीजिए, 120 बटे में क्या कर दीजिए P। F कितना है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया गया है, तो 120 बटे में ये 6 है, 6 दूनी क्या होता है 12, तो यहाँ पे सीधा हो गया 1000 RPM। तो ये 1000 RPM हो चुका है।
अगला आता है यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न। और 48 नंबर प्रश्न क्या है, तो तुल्यकालिक गति वह गति है जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, रोटर घूमता है और कम्यूटेटर घूमता है, मोटर घूमती है। तो भैया अपन कहते हैं तुल्यकालिक जो गति होती है वो केवल स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है 3 फेज 120 डिग्री पर इसको सप्लाई देते हैं, तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स घूमता है और उस गति को अपन सिंक्रोनस गति कहते हैं। तो स्टेटर पर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे और जो अंदर रोटर घूमता है उसको तो NR कहते हैं, यानी कि वास्तविक गति कहते हैं, और ये मोटर गति होती है, यानी रोटर घूमता है वो NR गति होती है। अगला, और यहाँ पे अपन कहते हैं ये आगे अगला क्या है प्रश्न, यहाँ भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है। तो भैया भार बढ़ाने पर तुल्यकालिक मोटर की, तो अपन कहते हैं भार बढ़ाओ चाहे घटाओ इसकी गति क्या होती है, बिल्कुल सीमित होती है, यानी कि स्थिर रहती ही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। अगला आता है यहाँ पे, और तुल्यकालिक मोटर का गति नियमन क्या होता है। भैया इसका गति नियमन यानी कि NS बराबर क्या होता है, NR होता है। तो गति नियमन क्या होता है, तो NS होता है गति नियमन। तो NS यानी कि नो लोड, यानी कि फुल लोड कह दीजिए, फुल लोड FL माइनस यहाँ पे नो लोड, हाँ ठीक है। तो इसका अंतर का ही जो होता है उसे स्पीड कहते हैं। जब दोनों क्या है ये बराबर, मान लिया 1000 ये है और 1000 ये नो लोड पे, क्योंकि नो लोड और फुल लोड दोनों पे गति क्या होती है, बराबर होती है। तो बराबर होती है तो यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ पे गति नियमन क्या हो जाएगा, 0 होता है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो भैया 51 नंबर क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा कौन सी गति पर काम करता है। अरे भाई अभी तो बताया जस्ट कि अंदर का जो रोटर होता है NR, ये NR जो गति होती है वो आपके सिंक्रोनस मोटर यानी कि NS, तो NS जो गति होती है, NS गति होती है, इन दोनों की चुंबकीय लॉकिंग पर चलता है, तो दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स से कम होता है जी नहीं, स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स से जी नहीं, अधिक भी नहीं होता। तो स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर जी हाँ। तो यहाँ पे दोनों की गति यानी कि NS और यह है NR, दोनों की गति क्या होती है, बराबर होती ही है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला आता है 52 नंबर, और यहाँ पे 52 नंबर को देखिएगा, और 52 नंबर होता है ये, सिंक्रोनस मोटर में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक गति परिवर्तन क्या होता है। तो भैया गति परिवर्तन क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक गति परिवर्तन कितना होता है। तो अभी तो बताया कि गति नियमन कितना होता है, तो अपन कहते हैं सीधा सीधा 0 होता है। अगला आता है यहाँ पे ये, यदि द्रोहों की संख्या 4 है और गति 300 RPM है, तो यहाँ पे एक सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति कितनी होगी। तो भैया F बराबर PN/120 होता है। तो यहाँ P कितना है, 4 है, N कितना है, 300 है, तो यहाँ 120। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 4 तिया 12 और 3 से ये गया, तो अपन कहते हैं 10 RPM आती है, 10 RTZ आती है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। आगे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे 54 नंबर, और 54 नंबर है तो यहाँ पे 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल जो होता है P/2 इंटू में क्या होता है, यहाँ पे मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल डिग्री कितनी होती है, 360 होता है। P/2 होता है, 2 से ये गया कितनी बार, 180। P इंटू क्या कर दो, सीधा 180 कर दीजिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल डिग्री, अब P की जगह जितना भी मान दिया गया है वो निकाल लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक एक जो कड़ी है वो सीधा का सीधा सेट हो जाए, और यहाँ पूरा का पूरा बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में सेट हो जाए। तो दोस्तों आप जो सुबह वाली क्लास देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, और चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ पूरा का पूरा, तो आप वो भी देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मुझे सहयोग नहीं करोगे, साथ नहीं दोगे, तो ये परिवार कैसे बड़ा होगा। और ये पढ़ा नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा फिर, क्योंकि जितना बड़ा होगा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुनून पैदा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जुनून पैदा होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेके रहूँगा।
तो यह मैं सोच रहा हूँ कि बहुत लंबी लंबी मैराथन क्लासेज में मैं लगाऊँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए और आप इस क्लास को शेयर करें। और चैनल पे अभी तक भाई नहीं हो रहा, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई ये तो थोड़ा सा वो है ना, क्योंकि मैं आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि 75 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के लिए लेके आ रहा हूँ मैं, तो एक एक चैप्टर के लिए लेके आ रहा हूँ। और आज देखिएगा पूरे मशीन के चैप्टर मैंने करवा दिया, आज सिंक्रोनस जो लास्ट है। इसके बाद जैसे अपन कल मापक के अंतर ले आएंगे, तो मापक के अंतर मेजरमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे चैप्टर अभी बाकी है, तो ये 75 क्वेश्चनों से अपना चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ना, क्योंकि यहाँ जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, जब लाइक नहीं करोगे, तो मुझे कैसे एहसास होगा, कैसे जोश आएगा। तो आप जोश दिलाइएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब पी कितना है, यहाँ पे 6 और यहाँ 18, तो 18 पंजे 90, 18 की 108, तो भैया 108 यानी कि 1080, और 1080 ये रहा डी ऑप्शन। यहाँ पे 4 दे दे, 6 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, अपना सीधा 180 डिग्री से इंटू कर दीजिए, सीधा मान आप तक निकल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लीजिए 55, और यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न। तो अगला है शून्य मोटर में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक गति का अनुपात। भाई ये क्या है, तो बार बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, बिल्कुल सेम डिट्टो रिपीट नहीं है, ये रिपीट नहीं है, सेम डिट्टो थोड़ा सा घुमा घुमा के दे रहा है, बात वही आ रही है। भाई ये कह रहा है शून्य लोड है और एक पूर्ण लोड तक है, तो शायद शून्य लोड से पूर्ण लोड तक गति कम ज़्यादा होगी क्या, नहीं होगी, बराबर होगी गति, और बराबर होगी तो अनुपात कितना आएगा, तो NS/NR। देखो अंतर पूछे, देखो NS - NR बराबर है, तो यहाँ 0, अनुपात पूछ रहा है इसलिए क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बहुत चीज़ें अलग अलग है, अंतर पूछे तो 0 करना है, और यहाँ NS/NR पूछे, अनुपात पूछे तो 1 करना है आपको। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ 1। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सिंक्रोनस मोटर की गति सामान्यतः कितनी होती है, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 1500 से 1800 और 4000 से 5000। तो भैया लगभग एवरेजिंग मानते हैं इसका कि सी ऑप्शन, यानी 1500 से 1800 RPM तक इसकी क्या होती है, गति होती है। यहाँ पे बात करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष का क्या कारण है। भाई हंटिंग दोष आता क्या है, जो हमारा रोटर होता है, इस रोटर पर लोड का मान एकदम से कम कर दिया जाता है या एकदम से बढ़ा दिया जाता है, तो रोटर कंपन करता है धारा परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पे मेन कारण होता है लोड का, तो लोड के कारण जो कंपन करता है वो दिक्कत आती है, और उसे ही हंटिंग दोष कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में भी जो परिवर्तन आता है उससे भी होता है, इसके अलावा जो वोल्टेज परिवर्तन होता है तो इससे भी होता है। तो लेकिन मेन कारण तो होता है हमारा लोड परिवर्तन। लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी दिया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तित आवर्ती, परिवर्तित वोल्टेज, परिवर्तित लोड, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो अपन सी करते फिर, लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी दिया गया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जब सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस चाल पर चल रही होती है तो उस समय डैम्पर वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज का मान। अरे भैया जब सिंक्रोनस गति पे काम कर रही है, क्योंकि शुरू में तो लेंज नियम होता है, लेकिन जब सिंक्रोनस गति पे वो काम कर रही है, यानी कि NS = NR होता है, तो वहाँ डैम्पर वाइंडिंग में कोई भी EMF उत्पन्न नहीं होता है, तो उसमें अपन कहेंगे शून्य EMF उत्पन्न होता है। जो आपकी डैम्पर वाइंडिंग होती है, ये डैम्पर वाइंडिंग ध्यान रखना, डैम्पर वाइंडिंग कहाँ बनती है, तो अपन कहते हैं कि भैया ये रोटर के पोलों पर। कहाँ होती है, तो रोटर के पोल पर होती है, और ये जो होती है ये आपके लेंज नियम पर काम करती है, ठीक है। तो ये लेंज नियम सिद्धांत पर काम करती ही है। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है ये, तो एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान की तरह काम करती है। भैया ओवर एक्साइटेड जो काम करती है वो आपके संधारित्र की तरह कार्य करती है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारी सिंक्रोनस जो मोटर होती है, सिंक्रोनस जो मोटर होती है, इस सिंक्रोनस मोटर में एक वी वक्र बनता है, ये इस प्रकार का बनता है वी वक्र। तो सीधा जो वी वक्र बनता है वो किस किस के मध्य बनता है, तो अपन कहते हैं एक होता है लोड धारा। कौन सी होती है, लोड धारा, और यहाँ पे एक होती है आर्मेचर धारा। तो लोड धारा और आर्मेचर धारा के मध्य जो बनता है वो आपके ये वी वक्र होता है, यानी कि यहाँ अपन कहेंगे वी वक्र बनता है। जबकि एक बनता है उल्टा वी वक्र, यानी ऐसे बनता है। तो यहाँ पे ये लोड धारा तो होगी, ये लोड
धारा तो होगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा, यानी कि कोस थीटा आता है। तो कोस थीटा और लोड धारा के मध्य जो ग्राफ बनता है उसे अपन कहते हैं उल्टा वी वक्र। क्या कहते हैं, उल्टा वी वक्र कहते हैं। और सीधा जो वी वक्र बनेगा वो लोड धारा और आर्मेचर धारा के मध्य बना होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत वेरी वेरी मोस्ट होते हैं। और अगला क्वेश्चन लीजिएगा यहाँ पे, ये तो यहाँ पे अपन कहते हैं तुल्यकालिक मोटर का प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ कह दीजिए या फिर स्टार्टिंग कह दीजिए। स्टार्टिंग बल आगुण होता है, तो भाई यहाँ पे परिवर्तन या बल आगुण होता है, बहुत न्यून होता है, शून्य होता है, बहुत उच्च होता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बिल्कुल क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए तो हमारी जो मोटर होती है वो नॉन सेल्फ स्टार्ट होती है, यानी अस्वचालित होती है। अगला क्वेश्चन, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये थे आज के क्वेश्चन। और यहाँ पे आपके लिए मोटिवेशन है, निगाहों में मंजिल थी, क्या निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मशीन के पूरे चैप्टर क्लियर हो गए हैं। कल नेक्स्ट चैप्टर और लेके आएंगे 75 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।